वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो जल्दी से एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए मेरी आवाज आप तक आ रही है। विवेक, सुधाकर, शालू, प्रियंका, रेखा, शैलजा, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, रितिका, जो भी विद्यार्थी हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। विजेंद्र, आदित्य, नमस्कार नमस्कार। सारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी जुड़ जाएं जल्दी से और एक बार बताएं कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। तो चलिए, ये इन्वायरमेंट की क्लास है। आप जान रहे हैं कि कल से इन्वायरमेंट वाली क्लास भी आपकी स्टार्ट हुई है। कल पहला लेक्चर था और आज दूसरा लेक्चर, इन्वायरमेंट का जो दूसरा लेक्चर। तो ये पहला नहीं, ये दूसरा। यहां आप देखेंगे जो लेक्चर है, ये आप इसको दूसरा लेक्चर है। ये दूसरा लेक्चर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो आज लेक्चर 2 दूसरा लेक्चर है। आज के जो टॉपिक हैं, वो जो टॉपिक है हमारे, उसमें आज हम लोग बातचीत करेंगे बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं की, जिसमें पर्यावास, और निकेत, नीश अभी देखते हैं। अनुकूलन, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी है, प्रश्न आए हैं। अनुकूलन, एडाप्टेशन। आगे जैविक अंतर संबंध, ठीक है। हैबिटेट और नीश, एडाप्टेशन, जैविक अंतर संबंध, इन टॉपिक्स को देखेंगे। और अगर ये टॉपिक हो गए तो उसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक है अनुक्रमण। कौन सा टॉपिक है? अनुक्रमण। एक और टॉपिक है अनुक्रमण, वो भी देखेंगे। क्लियर? तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं जो काफी कॉन्सेप्चुअल हैं और वहां से तथ्यों में जैसे सेंटेंस के माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, तो आज इन सब टॉपिक्स पर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहां यही सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो अभी चर्चा हम लोगों की बात हुई है, कि इसमें अभी हम लोग पर्यावास की बात करेंगे। पर्यावास क्या है? हैबिटेट जिसको कहते हैं निकेत, नीश या निकेत क्या है? यहां अनुकूलन की अवधारणा क्या है? अनुकूलन किसे कहते हैं, है ना? अनुकूलन के साथ साथ इसमें आप देखिए आगे बातचीत करेंगे अनुकूलन, एडॉप्टेशन या जैविक अंतर संबंधों की। जैविक अंतर संबंध की बातचीत करेंगे और अगर समय मिला तो फिर आगे हम लोग इसमें बात करेंगे अनुक्रमण की अवधारणा की। सक्सेशन, अनुक्रमण, इन सब चीजों की बातचीत करेंगे। अंग्रेजी में अगर आप देखना चाहें तो यहां हैबिटेट, इसको बोलते हैं नीश या नीश, एडाप्टेशन, अनुकूलन, बायोटिक इंटरेक्शन, और इधर सक्सेशन। तो दीज आर द टॉपिक टू बी कवर्ड टुडे। देखेंगे कहां तक चीजें होती हैं। ये सारे आपके विषय हैं जिसको कवर करना है। कहां तक होता है देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको समझाते हुए देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? तो इससे पहले जो कल हम लोगों ने बातचीत किया था, कल देखिए तमाम पारिस्थितिकी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, पारितंत्र जैसे शब्दावलियों पर बातचीत किया था। कल हम लोगों ने क्या किया था? पर्यावरण की अवधारणा। जो इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण, पारिस्थितिकी की मूलभूत जो बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उन सब पे हम लोगों ने चर्चा किया था कल, आपको याद होगा। इसके अलावा हम लोग मानव पर्यावरण संबंधों पर भी हमने देखा था। मानव पर्यावरण संबंध से जुड़ी अवधारणा
से जुड़े जो प्रमुख विचार है, इस पर हम लोगों ने भी इसको भी देखा था। ठीक है, जिसमें आपने नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद की बातचीत आपने इसमें की थी, ये सब देखा था। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर। पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया था। पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर, और इसमें पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर को आपने देखा था कहां से कहां तक। इसमें हम लोगों ने एक इंडिविजुअल, या जिसको आपने व्यष्टि कहा था, सबसे सूक्ष्म इकाई व्यष्टि, इंडिविजुअल से लेकर कहां तक की बात की थी, जो सबसे बड़ी इकाई है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल क्षेत्र तक की बात हम लोगों ने किया था इसमें, है ना। कल पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर, यही हम लोग बातचीत कर रहे थे। और इसमें हाँ जी हाँ, इंडिविजुअल, व्यष्टि से आगे क्या था, समष्टि। व्यष्टि किससे आगे क्या था, समष्टि। व्यष्टि को क्या बताया था, एक सूक्ष्म कोई भी इकाई हो, एक पर्टिकुलर, एक यूनिट, वो चाहे जीव हो, जंतु, वनस्पति हो, एक। जब उसकी संख्या में वृद्धि होती है तो क्या बताया था, उसकी संख्या में वृद्धि, कल बता दिया था उसको। उसी की संख्या में एक, जैसे कोई एक प्रजाति, उसकी संख्या में वृद्धि है तो पॉपुलेशन या जनसंख्या, क्या कह दिया था, जनसंख्या। और जब कई प्रकार की प्रजातियों की जनसंख्या में वृद्धि होगी या कई प्रकार की प्रजातियां आपस में मिलेंगी, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो बन जाएगा समुदाय, कम्युनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समुदाय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। और उसके बाद क्या कहा था, समुदाय से आगे क्या देखा था, पारितंत्र देखा था। क्या देखा था, पारितंत्र। पारितंत्र को परिभाषित किया था पहले ही, क्या, किसी क्षेत्र विशेष में जीव जंतु या कह लीजिए जैविक घटकों का अजैविक घटकों से अंतर संबंध, और साथ ही विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों का भी आपस में अंतर संबंध, यानी जीव जंतु, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव, इन सब का इंटरेक्शन हवा, पानी, है ना, इन सब से, प्रकाश, इन सब से होता है, अजैविक से। और बाकी एक जीव का दूसरे जीव से भी तो होता है आपस में। इसीलिए पारितंत्र की परिभाषा में क्या कहा था कि जीव जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ ही विभिन्न जैविक घटकों का आपसी अंतर संबंध, इंटर रिलेशन, जिसको क्या कहा था, क्रियात्मक अंतर संबंध। क्या कहा था, एक क्या है, इट इज, ठीक, ये क्या है, इट इज अ फंक्शनल रिलेशन। यह एक कार्यात्मक संबंध है, इसमें कार्यात्मक क्रिया का बोध हो रहा है ना, फंक्शनल रिलेशन है ना। ये क्या है, विभिन्न प्रकार के घटकों का समावेश है। पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के घटकों का समावेश है, ये बातचीत हमने की थी। पारितंत्र से आगे क्या कहा था, भूदृश्य कहा था। क्या कहा था, भूदृश्य कहा था। क्लियर है, पारितंत्र से आगे भूदृश्य कहा था। और भूदृश्य में क्या कहा था कि एक पारितंत्र का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, उसका जो उच्चावच है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र का पूरा पारितंत्र वो एक प्रकार का भूदृश्य है, किसी घास क्षेत्र का पूरा पारितंत्र वो एक प्रकार का भूदृश्य है। क्लियर, तो भूदृश्य, और भूदृश्य से आगे क्या बताया था, भूदृश्य से आगे क्या बताया, जल्दी रिप्लाई करो, भूदृश्य से आगे क्या था, जल्दी रिप्लाई करिए, जितने लोग हैं, वंदना, कंचन, रेखा, एकता, जितने भी विद्यार्थी और भी हैं इस पर जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं, भूदृश्य से आगे क्या था, तुरंत बताइए, इतना लेट। भूदृश्य से आगे हम लोगों ने क्या बातचीत किया था, उसके आगे हम लोगों ने बातचीत किया था, जीवोम की बातचीत किया था। क्या था, बायोम या जीवोम की बातचीत किया था। और बायोम से आगे क्या था, बायोस्फीयर, जयमंडल क्षेत्र, बायोस्फीयर जो रीजन है। ठीक, बायोम को क्या बताया था, बायोम को कुछ विशेष बताया था। क्या बताया था बायोम को, कि बायोम किसी क्षेत्र विशेष में, बायोम को क्या बताया था, बायोम को बताया था किसी क्षेत्र विशेष में एक समान जलवायु दशा में जो भी जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो एक बायोम का हिस्सा है। किसका है, एक बायोम का हिस्सा है। आज आपने ज्योग्राफी में देखा था क्लास में कि जलवायु वाला हिस्सा हम लोगों ने चालू किया। अब समझिएगा यहां जोड़ना क्या है। विश्व में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, आज विश्वतरेखीय जलवायु पर वहां बातचीत किया था। आगे आप देखेंगे ध्रुवों तक यानी टुंड्रा जलवायु तक हम लोग जाएंगे। तो चूंकि बायोम एकदम पूरी तरह से जलवायु क्षेत्रों से ही संबंधित हैं, इसीलिए बायोम की चर्चा हम लोग उसी भूगोल वाले टॉपिक में करते हुए चलेंगे। आई बात समझ, बायोम की परिभाषा ध्यान में रखिएगा।
उसको चाहे नोट कर लीजिएगा। बायोम से क्या संबंध है? किसी क्षेत्र विशेष में एक समान जलवायु दशा में, जिसका जलवायु यानी तापमान, वर्षा, आर्द्रता जैसी दशाएं एक समान हो, जहां उन समान दशाओं में जो भी जीव जंतु और वनस्पति जो पाए जाएंगे वो एक बायोम का हिस्सा होंगे। जैसे विषुवत-रेखीय जलवायु में क्या होगा? विषुवतीय वर्षा वन बायोम। क्या होगा? विषुवतीय वर्षा वन बायोम। टुंड्रा क्षेत्र ध्रुवों पर टुंड्रा बायोम। कैसा बायोम? टुंड्रा बायोम। तो उसी जलवायु के साथ उसको क्लियर करेंगे। यहां तक बात स्पष्ट है? फिर आगे बढ़ें। यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं? यहां तक मेरी पूरी बात आप तक स्पष्ट पहुंच रही है? मैंने क्या कहा, किसकी बातचीत की? हाँ, एक समान जलवायु दशा। तो बायोम को हम लोग उसी जलवायु के साथ ही कवर करते रहेंगे। उसका पूरा डिस्कशन बायोम से जुड़ा होगा। आई बात समझ? ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक साथ चल भी रहा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलिए, किसी को कोई शक, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम तब आगे बढ़ेंगे और आज आगे बढ़ेंगे। इसको जैसे मैंने कहा कि बायोम को अलग से आपने देखा कि बायोम को उसी के साथ हम लोग जोड़ेंगे। बायोम जब, चलिए इसको भी यहां से जाने ही देते हैं, वहीं इसका अध्ययन भी करेंगे। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक को पहले जैसे पर्यावास, हाँ बहुत सारी जलवायु, बहुत सारी जलवायु, बायोम के अंतर्गत कई सारी जलवायु हैं। ठीक है, बायोस्फीयर का मतलब एक बृहद क्षेत्र हो गया, बताया था ना। बायोस्फीयर में तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल सबका समावेश है। ठीक, तो बायोस्फीयर एक व्यापक क्षेत्र हो जाएगा। बायोस्फीयर के अंतर्गत, बायोस्फीयर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक से अधिक जलवायु हो सकती है। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए पर्यावास और निकेत। आइए बात करते हैं पर्यावास। आज का जो टॉपिक है पर्यावास और निकेत। खूब ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए, कोई कहता है सर और थोड़ा सा मोटा या पतला, इसको पेन को कितना पर्याप्त है? पर्यावास और निकेत, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे हैबिटेट एंड नीस या नीचे। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां से जुड़े प्रश्न आते हैं, एक एक करके इसको सुनिए। देखिए जब हम पर्यावास की बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं, तो हैबिटेट का मतलब जैसे आपका निवास स्थान, किसी क्षेत्र में आप निवास करते हैं। आई बात समझ? निवास करते हैं तो जहां वनस्पतियों का आवास या जीवों का आवास क्षेत्र हो, आवासीय क्षेत्र जो है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। यानी जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, पर्यावास कहते हैं, समझिएगा। तो पर्यावास का मतलब क्या है? आवासीय क्षेत्रों से है। आवासीय क्षेत्र या आवास इसको कह सकते हैं, आवासीय क्षेत्र या आवास इसको कह सकते हैं। आवासीय क्षेत्र, थोड़ा सा इसको रखेंगे कम, आवासीय क्षेत्र। ठीक है ना? और दिस इज कॉमन फॉर ऑल, समझिएगा, ये सबके लिए। ये क्या है? सर आपने ब्रेक में चाय पी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को चिंता करने के लिए। ठीक, जी हाँ, हमने चाय पी, आप लोगों ने भी ब्रेक में चाय पी लिया ना, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बड़े भावनात्मक लोग से रूप से बहुत जुड़े हुए लोग भी हैं, है ना। हम लोग क्लास के साथ साथ चाय पानी की भी बातचीत हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मैं आभारी हूं कि आप लोग ये भी चिंता करते हैं टीचर ने क्या खाया पिया। ठीक, चलिए, लेकिन अब पूरा ध्यान यहां रखिए, अब पूरा ध्यान यहां रखिए, यहीं की बातचीत की जाए तो ज्यादा बेहतर। तो पर्यावास मैंने क्या कहा? आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र ये यहां, अब आप समझिए, ये इसको कहा जाता है दिस इज कॉमन फॉर ऑल। ये आवासीय क्षेत्र कई प्रजातियों का घर हो सकता है, समझना। ये आवासीय क्षेत्र, यह कई प्रजातियों का घर हो सकता है। इसको क्या कहेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें ये क्या है? ये कई प्रजातियों का घर हो सकता है। कई प्रजातियों का घर हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं भी समझाऊंगा आपको, बेसिक बातें हैं। कई प्रजातियों का घर हो सकता है, मतलब दिस इज कॉमन फॉर ऑल। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहेंगे कॉमन फॉर ऑल। यानी इसकी अगर बातचीत करेंगे आप तो क्या कहेंगे आप? ये क्या है? ये कॉमन फॉर ऑल। ठीक है ना?
ये क्या है? ये कॉमन फॉर ऑल। ये क्या है? कॉमन फॉर ऑल। समझिए। अब आवासीय क्षेत्र क्या क्या है, कहां कहां है, उसको कितने भागों में आप बांट सकते हैं, ये ध्यान से समझोगे तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि इसी में लोचा है, लफड़ा इसी में है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। समझाने के बाद भी कहते हो सर क्या मतलब है, फिर से समझाइए। तो मैं जैसे ले चल रहा हूं आपको, वैसे मेरे साथ चलते रहो, ठीक है। हैबिटेट आवासीय क्षेत्र, निवास आवास। मैंने कहा ये कई प्रजातियां वहां रह सकती, हालांकि पर्यावास भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। हां, सभी के लिए समान है, पर्यावास भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन आगे आप देखेंगे नीस जो या निकेत है, वो दो प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता। निकेत बड़ा स्पेसिफिक है। निकेत क्या है? स्पेसिफिक है। किसी भी दो प्रजाति का, अलग अलग दो प्रजाति का निकेत एक समान नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो पर्सनल स्पेस है। जैसे आप कहते हैं, आप एक घर में भी आपका एक पर्सनल स्पेस होता है, कहते हैं आप पर्सनल कमरा, पर्सनल स्पेस, उसमें दूसरे का निवास नहीं। हालांकि मानव में एक मानव दूसरे का मानव का वहां निवास हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन दो अलग प्रजाति का, यानी हाथी के जो निकेत में घोड़ा निवास नहीं कर सकता, हाथी के निकेत में घोड़े का निवास नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो दो प्रजातियों का निकेत क्या है? एक समान नहीं होता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे आई बातचीत करेंगे, भी देखेंगे। तो अब पर्यावास भी, लेकिन ये पर्यावास भी कई प्रकार का हो सकता है, आप समझना। पहले निकेत को भी देख। अब इसमें पर्यावास में अगर आप देखेंगे, समझिएगा, जैसे पर्यावास की बात करेंगे, पर्यावास हैबिटेट यही। अब आप देखिए इसमें क्या है, देखिएगा, समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए स्थलीय पर्यावास हो सकता है, स्थलीय पर्यावास हो सकता है, टेरेस्ट्रियल जिसको आप कहते हैं, क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल आप कह सकते हैं इसको, है ना, टेरेस्ट्रियल। स्थलीय हो सकता है, जलीय भी हो सकता है, ध्यान देना, जलीय भी हो सकता है। जलीय में एक बात समझिएगा, जलीय जो होता है इसमें आप समझिएगा, एक जैसे मान लीजिए स्वच्छ जल होता है पर्यावास, और एक लवणीय जल, है ना। एक जो है लवणीय जल, जैसे सागर वगैरह हो गया, लवणीय जल, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर, और एक अलवणीय जल, ये मीठा जल जिसको कह सकते हैं आप, मीठा जल जिसको आप स्वच्छ जल भी कहते हैं। यहां स्वच्छ जल का मतलब मीठे जल से ही है, स्वच्छ जल, ठीक है। ये जो नदी झील इन सब से संबंधित है। एक पारितंत्र ये हो गया नदी झील, जैसे जैसे यहां सागर आप कह सकते हैं, यहां क्या है, जैसे आप यहां कह सकते हैं सागर, सागर, ठीक है। यहां आप क्या कह सकते हैं? नदी, झील, तालाब एक्सेट्रा की बात यहां होगी। देखिए, एक होता है जिसको कहते हैं संक्रमण टाइप का, समझना। हाँ, ये फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर। तो स्थलीय पर्यावास, क्या आपको मछली को खोजना होगा तो आप स्थल पर जाएंगे? मछली को खोजना होगा तो क्या आपको सवाना घास के मैदान में मिलेगी मछली, पर्वत पर मिलेगी? जी नहीं। लेकिन आपको किसी जानवर को खोजना हो तो आप स्थल पर जाएंगे। बहुत सारे जानवर हैं, स्थल पर आप जाएंगे, जो स्थलीय भागों में रह रहे हैं। बहुत सारे जो भारी भारी पेड़ पौधे हैं वो सब स्थलीय भागों पर आपको मिलेंगे। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र है, स्थलीय भाग है, उस पर बड़ी बड़ी वनस्पतियां, विशाल वृक्ष, बड़े बड़े शरीरों वाले जीव सब मिलेंगे आपको। आई बात समझ? तो स्थलीय ये पर्यावास एक प्रकार का, यानी पर्यावास कई प्रजातियों का घर हो सकता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग है। स्थलीय पर्यावास अलग होगा, ठीक है। जलीय पर्यावास अलग होगा, मछली को ढूंढना होगा तो जल में जाएंगे। अब जलीय पर्यावास में भी आप देख रहे हैं दो प्रकार का, एक तो सागरी या सलाइन वाटर वाला। सागर क्या है? लवणीय जल है भाई, लवणता ज्यादा है, खारा पानी है, खारा पानी है, वहां उस प्रकार के जीव हैं। अगर आपको व्हेल को खोजना हो, व्हेल, तो कहां जाएंगे आप? व्हेल को खोजना हो तो तालाब में मिलेगा,
व्हेल को खोजना हो तो तालाब में तो नहीं मिलेगा, तो ये आपको समझना होगा। ये वैसे ही मीठा जल, तमाम जैसे आप देखिए मीठे जल से संबंधित तमाम मछलियां मीठे जल में पाई जाती हैं, जिनका पालन होता है झीलों में, तालाबों में, या और भी जो जीव जंतु हैं वो मीठे जल में जो रहते हैं, किसमें रहते हैं? मीठे जल। इसमें भी आप आगे अभी देखेंगे मीठे जल में भी नदी, झील, तालाब जो है इसमें भी कुछ रनिंग वाटर है जिसको लोटिक कहते हैं। लोटिक समझना, इसमें भी आपको अभी विभाजन बताएंगे। रनिंग वाटर जैसे नदी है ना, लोटिक जल, लोटिक, और जो झील और तालाब है स्थिर है उसको कहते हैं लेंटिक। क्या बताते हैं? प्रश्न आया था, प्रश्न आया हुआ अभी देखिए, कोई एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न आया था, तो लेंटिक स्थिर जल वाले को, यानी यहां फिर से विभाजन है। और एक ऐसा पर्यावास है, जगह स्थान की बात है, घर कह लीजिए, घर है कई लोगों का। हाँ बेटा, लोटिक और लेंटिक। तो यहां क्या है, इसको भी बांट देते हैं। यहां मैंने कहा एक क्या है, जो मिक्स टाइप का है, मिश्रित जो है, यानी जिसको आप ज्वरनदमुख कह सकते हैं, या डेल्टा, या संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं। संक्रमण क्षेत्र मतलब स्थल जल का संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र समझना। ट्रांजिशनल क्षेत्र, जो ट्रांजिशनल जोन है, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, जहां, हाँ एस्चुरी, वेरी गुड, जहां एस्चुरी, जैसे एस्चुरी, जैसे क्या है, जैसे ज्वरनदमुख, एस्चुरी, एस्चुअरी, ज्वरनदमुख जैसे एस्चुरी, ज्वरनदमुख, ये ज्वरनदमुख जैसे एस्चुरी, एस्चुरी हो गया डेल्टा वाले क्षेत्र, खासकर एस्चुरी जहां स्थल और जल, यानी सागर का भी जो नमकीन जल है वो भी, और नदियों का मीठा जल मिले हो, जहां स्थल और जल आपस में जुड़ते हो, ऐसे संक्रमण। हाँ, इकोटोन, उसको इकोटोन भी कहा जाता है। इन रीजन्स को इकोटोन भी कहा जाता है। छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, बातों का भरमार है। इसको क्या है, ऐसे क्षेत्रों को इकोटोन भी कहते हैं, संक्रमिका या इकोटोन भी कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को संक्रमिका, हिंदी में संक्रमिका, और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन, इकोटोन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इकोटोन, इकोटोन कहते हैं, इकोटोन, संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं, ऐसे भी क्षेत्र। मीठे जल में मैंने बताया, स्वच्छ जल में, इसमें भी लेंटिक और लोटिक दो भागों में बांट देते हैं। इसमें भी क्या है, स्वच्छ जल को मैंने कहा लेंटिक और लोटिक दो भागों में बांट सकते हैं। इसको आप यहां स्वच्छ जल, इसको लेंटिक और लोटिक दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है, लोटिक, और एक क्या है, लेंटिक। लेंटिक वाला क्या था, बताया था अभी, स्थिर जल, स्थिर, स्थिर जल, झील तालाब वाला लेंटिक है। लोटिक क्या है, रनिंग वाटर, बहता जल, ठीक है ना। ये जो नदी वगैरह वाला है, जैसे नदी वाला है सब, जैसे रिवर। लोटिक किस में आएगा, जैसे नदी वगैरह का है वो, ये पूरा एकदम एक एक करके समझना, ठीक। तो पर्यावास भी पर्यावास कई प्रजातियों का घर हो सकता है, ठीक है, पर्यावास कई प्रजातियों का घर हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा कॉमन फॉर ऑल। लेकिन इसमें भी विभाजन है। स्थली में भी आप देखिए कोई कई प्रकार का है। स्थली में भी अगर आप बंटवारा करना चाहें स्थली में भी, तो इसमें भी कई बंटवारा हो सकता है। कैसे, क्या बंटवारा होगा, जैसे कोई मान लीजिए वन क्षेत्र है, कोई घास मैदान, घास का मैदान, मरुस्थल, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब मरुस्थल। तो कोई वन क्षेत्र है, कोई घास क्षेत्र, घास का मैदान है, कोई मरुस्थल है इत्यादि, ये सब स्थली में आएंगे, ठीक है। ये सब स्थली में, ये सब स्थली में आएंगे। अरे भाई, वन स्थल में वन भी तो है, अलग पर्यावास है। घास का मैदान है, अलग पर्यावास है। जैसे विषुवतरेखी वन अलग पर्यावास है। आगे आप देखेंगे सवाना घास का मैदान अलग पर्यावास है, ठीक है ना। मरुस्थल अलग पर्यावास है,
अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे। तो यहां भी बंटवारा है, लेकिन सब स्थली में आएंगे। जली में मैंने बांट दिया, सागर यानी लवणीय जल और अलवणीय या मीठा या स्वच्छ जल फ्रेश वाटर, इसमें भी स्थिर वाला लेंटिक, इसमें भी रनिंग वाला लोटिक, और यहां संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिशन संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। संक्रमण क्षेत्र जिसको हमने क्या कहा, जैसे एस्चुरी या ज्वरनदमुख, जैसे एस्चुरी या ज्वरनदमुख, जहां स्थल जल मिलते हैं, जहां फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, आर्टिफिशियल हैबिटेट है, एक्वेरियम वगैरह, वो आर्टिफिशियल में आएगा। हम लोग यहां बात कर रहे हैं नेचुरल की, एकता, ठीक है ना। आई बात समझ, क्लियर, इतनी बातें क्लियर हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। ये देखिए ये, लेकिन जब नीश को कहते हैं तब क्या कहेंगे, ये तो आपने देखा क्या है, ये पर्यावास, लेकिन जब नीश को यही कहेंगे ये अलग है। ये नीश क्या है, इस नीश को क्या कहते हैं, इसी नीश को, और ध्यान देना, इसी को नीश को निकेत भी कहते हैं, इसको पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं, ध्यान देना, इसी को पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं, पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं। और इसमें ध्यान देना क्या, ठीक है, किन्हीं दो प्रजातियों का ध्यान देना, इसमें किन्हीं किसी दो प्रजाति या किसी दो प्रजातियों का, इसमें एक मिनट, ठीक है, लिखिएगा, दो प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, एक समान नहीं हो सकता, मतलब निकेत क्या है, किसी भी एक पर्यावास या आवासीय क्षेत्र में किसी भी एक प्रजाति का, सुन लो बहुत ध्यान से क्योंकि सेंटेंस घुमाता फिराता है। तो निकेत क्या है, किसी भी एक पर्यावास या आवासीय क्षेत्र में किसी भी एक प्रजाति का जो अपना व्यक्तिगत स्थान है, पर्सनल स्पेस है ना, ये उसके लिए उसके कार्यात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ये उसके कार्यात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करता है ना। जैसे कोई जीव है, कहां रह रहा है, कोई एक प्रजाति कहां रह रहा है, वो कहां से भोजन इकट्ठा कर रहा है, रेंज कितनी भोजन इकट्ठा कहां से कर रहा है, जनन के लिए किस पर निर्भर है, उसके जो समस्त कार्यात्मक लक्षण हैं एक प्रजाति के, वो एक निकेत के अंतर्गत आते हैं। शब्द थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी शब्द में सड़क छाप भाषा में प्रश्न नहीं आते बेटा। सड़क छाप भाषा में पढ़ के बहुत मजा तो आ जाएगा, लेकिन वहां से प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब कॉपी में, जब पेपर में आता है तो इसी सब भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए कई बार देखिए कई लोगों को प्रश्न की भाषा ही समझ में नहीं आती एग्जाम में, और वहां से चीजें गलत हो जाती। इसीलिए जो भी कोई लैंग्वेज, कोई भी विषय है, उसकी क्या भाषा है, क्या प्रयोग में लाई जाती है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी। आई बात समझ। तो ये एक पर्सनल स्पेस है ना, ये कार्यात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करती, किसी प्रजाति के, नोट कर लेना, किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करती है, इसको ध्यान देना। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझा दिया। जैसे मान लो कि समझा दिया श्रुति, जैसे अभी क्या समझाया कि जैसे मान लो कि कोई एक प्रजाति है, समझ लो कि कोई एक घास का मैदान है। अब इस घास, जैसे मान लो सवाना घास का मैदान, आगे पढ़ोगे, सवाना घास मैदान, अब उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु है ना, उसमें हाथी भी है, उसमें गैंडा भी रह रहा है, हाथी भी है, गैंडा भी है, अरे बात समझ, ठीक, उसमें शेर चीता भी है, तमाम अलग अलग प्रकार का। लेकिन जो शेर का एक नीस होगा, निकेत होगा, वो घोड़े से अलग होगा, वो हाथी से अलग होगा। कौन पूछ रहा था, आई बात समझ, श्रुति, बात समझ में आई कि मतलब जो कार्यात्मक लक्षण हाथी के हैं वही सेम शेर का नहीं होगा। आई बात समझ कि नहीं। एक प्रकार का जो शेर के क्षेत्र में, शेर जहां जो निवास कर रहा है, जो जिस टेरिटरी को होल्ड कर रहा है,
उसका उसका जो अपना अपना क्षेत्र है, जो वो कहीं से भोजन जुटा रहा है, चीजें कर रहा है, वो उसका शेर का अपना है। हाथी सेम चीज वो नहीं होगा। आई बात समझ में? तुरंत 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 रिप्लाई भी तुरंत, कोई प्रश्न पूछे तो अगर हम समझाएं तो रिप्लाई भी दो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग चीजें, इसीलिए कहते हैं कि निकेत अलग है। हमने कहा ना पर्सनल स्पेस है निकेत। चलो, इसीलिए सोचो निकेत छोटी सी चीज है, समझने में वक्त लग जाता है। चलिए चलते रहिए। कौन पूछ रहा था? श्रुति, समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े, अब यहां से गलती नहीं करोगे, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा पर्यावास और निकेत। आगे हम लोग देखेंगे, बढ़ेंगे, अनुकूलन क्या है। अनुकूलन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे आइए अनुकूलन देखते हैं। चलिए अनुकूलन देखेंगे हम लोग। अनुकूलन क्या है? चलो अनुकूलन क्या है, आओ देखो। एडाप्टेशन, शुरुआत के जो सारे टॉपिक है ना, पारिस्थितिकी से जुड़े ये तमाम विषय, पारितंत्र की अवधारणाओं से जुड़े, है ना, ये जो विषय है ना, ये सब क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, कोर कॉन्सेप्ट है ये किसका, पर्यावरण पारिस्थितिकी का। इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैंने बताया कि जैव विविधता आएगा, प्रदूषण आएगा, वहां परिभाषा के सहित के साथ साथ करंट से तमाम जुड़ी बातें भी सामने आने लगेंगी। तो ये सब बेसिक बहुत अच्छे से इसको समझना है। अनुकूलन का क्या मतलब है, चलो बताओ जल्दी, अनुकूलन किसे कहेंगे? अनुकूलन से क्या मतलब है, किसको हम अनुकूलन किसे कहेंगे? तो समझना अनुकूलन क्या है। हम कहते हैं ना अनुकूलन, हम कह रहे हैं भाई एडजस्ट करना एक प्रकार से, ठीक। किसी जीव जंतु या वनस्पति का अपने भौतिक परिवेश से संतुलन स्थापित करना, अपने भौतिक परिवेश में संतुलन स्थापित करना ही क्या है, अनुकूलन है। परिभाषा क्या देंगे आप अगर इसकी परिभाषा की बात आए? किसी भी जीव जंतु या वनस्पति का अपने भौतिक परिवेश से संतुलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है, करना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन है, ये बात समझ में आई? हाँ, एडजस्ट करें, एडजस्ट की एडजस्ट, ये बताओ एडजस्ट की एडजस्ट, कुछ लोग कह रहे हैं एडजस्ट करें, हम लोग बातचीत में भी कई लोग एडजस्ट कहते हैं, एडजस्ट की एडजस्ट। खैर चलिए, तो एडजस्ट करना अनुकूलन है ना, अनुकूलन स्थापित करना। और ये बहुत जरूरी है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए जैसे अगर मान लीजिए कि आप जैसे तमाम सब लड़कियां हैं, शादी ब्याह होगी, दूसरे के घर जाएंगी, है ना, अपने ही घर बैठे रहोगे, जाओगे किसी और के घर, हालांकि जाओगे तो तुम्हारा ही घर हो जाएगा। तो वहां जाकर अगर मान लो एडजस्ट ना कर पाओ तो क्या है, समस्या होगी, और बार बार भाग के फिर मायके में ही आने लगोगे, है ना। या कोई विद्यार्थी है कहीं, चाहे लड़का हो लड़की हो, कहीं गया है पढ़ने के लिए, और वहां उसको वो सही जहां से गया है, जिस माहौल से, उसकी तुलना में माहौल बड़ा अलग है, वहां एडजस्ट नहीं कर पाया, तो क्या है, पता लगा भाग के घर ही जा रहा है, होम सिकनेस का शिकार हो गया है ना, या अलग प्रकार की सर्किल मिल गई। तो बिना अनुकूलन के सर्वाइवल नहीं है।
अगर आप अनुकूलित नहीं, अब वर्तमान में देखिए तमाम जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं उसमें भी अनुकूलन स्थापित करना होगा। अगर अनुकूलन नहीं होगा, है ना, अगर अनुकूलन नहीं होगा तो फिर बड़ा मतलब जीवन में एक बात समझिएगा, पर्यावरण पढ़ते पढ़ते जीवन के बहुत सारे आप ऐसे कह लीजिए ऐसी बातों को समझेंगे कि जो अगर आप अपने जीवन में लागू करें तो बड़ा जीवन जीने में बड़ा लाभ हो उसका, है ना। ठीक है ना। देखिए ससुराल मायका, जहां मायके वायके के नाम आया तहां दिमाग में फिर ख्याली पुलाव, फिर उसके बाद पता लगा शादी ब्याह, मायका ससुराल सब, हाँ ससुराल साला साली सब दिमाग में चलने लगा। बारे मेरे वीरों, बारे मेरे विद्यार्थियों, है ना, इतना प्रफुल्लित तुम लोग जितना इन मुद्दों पे होते हो, अगर उतना ही पर्यावास निकेत, है ना, और तमाम और मुद्दों पे हो जाओ, चक्रवात इन सब मुद्दों पे, तो फिर बड़ा मजा आ जाए फिर तो। लेकिन तुम्हारा रस तो कहीं और है, आनंद तो कहीं और मिलता है। खैर चलो, तुम लोग खुशी रहो, लेकिन खुशी रहकर पढ़ो, उद्देश्य हमारा पढ़ाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत जरूरी, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी, सर्वाइवल के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल या मस्ट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए ये बातें क्या है, बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। अब यहां समझने वाली जो बात है क्या, कि आखिर अनुकूलन कितने प्रकार से कैसे हो सकता है, या अनुकूलन का उदाहरण कैसे, अनुकूलन का उदाहरण कैसे है, समझिएगा। वनस्पतियों में अनुकूलन का उदाहरण क्या है और जीव जंतुओं में अनुकूलन का उदाहरण क्या है, उसको एक एक करके देखेंगे। चलो, जैसे वनस्पतियों में अनुकूलन का उदाहरण, ठीक है, ये जीवन के लिए चलने के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे वनस्पतियों में अनुकूलन के उदाहरण दिखाते हैं आपको। देखो मरुस्थलों में, देखे हो मरुस्थलों में, जैसे क्या है मरुस्थलों में, देखिएगा मरुस्थलों में वनस्पतियों में, मरुस्थलों में वनस्पतियों में देखो रूपांतरण पाया जाता है, मॉडिफिकेशन। क्या क्या रूपांतरण पाया जाता है वनस्पतियों में, देखो ध्यान से। मरुस्थल क्या, जो विषुवत रेखीय जलवायु में, विषुवत रेखीय वर्षा वन में, या जो हमारे सवाना या हमारे जो मानसूनी वन में जो जैसी वनस्पतियां हैं, क्या हमारे थार मरुस्थल में भी वैसी वनस्पतियां हैं, क्या सहारा में ही वैसी वनस्पतियां हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं सर। आप क्या कहेंगे? सर नहीं, वहां कम जल है। मरुस्थल का मतलब ही बेचारा पानी के लिए प्यासा है ना, बेचारा पानी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। तो वहां क्या है, वनस्पतियों को सर्वाइवल के लिए कम जल में सर्वाइवल करना है, तो वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, पेड़ पौधे की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन, पानी का क्षय कम हो, नुकसान कम हो। उसके लिए क्या होगा, पत्तियां छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए? जल्दी बताओ, पत्तियां छोटी होंगी कि बड़ी होंगी? क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर पत्तियां, हाँ उत्तर आ रहा है, पत्तियां क्या होनी चाहिए? छोटी हो। इधर देखो, इनमें क्या होगा, पत्तियां छोटी। देखो बेचारी ने क्या किया, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, पत्तियां छोटी हो, और क्या हो, छोटी हो। पत्तियां कांटों के रूप में, पत्तियां क्या है, पत्तियां कांटों के रूप में भी हो सकती हैं, कांटों के रूप में, देखते रहना, पत्तियां कांटों के रूप में हो सकती है ना। कैक्टस देखो, कैक्टस जानते हो, कैक्टस, तमाम सब देखिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल सकती। क्या है, वनस्पतियों के तने मांसल, तने मांसल हो सकते हैं। मांसल का मतलब क्या है, तनों में द्रव की तरह, जल की तरह पदार्थ। जैसे आप देखिए, आप एलोवेरा की बात करिए, एलोवेरा, कौन कौन एलोवेरा, एलोवेरा जानता है? एलोवेरा का क्या क्या प्रयोग है बताओ? तो एलोवेरा, ठीक, चलो प्रयोग बाद में बताना, पहले देखो एलोवेरा,
उसमें क्या है, जब आपका ऊपर से हार्ड कवरिंग, नीचे आप देखते हैं क्या, मांसल। क्यों? क्योंकि ताकि नमी बची रहे। नमी क्या है? कैक्टस, कैक्टस, आई बात समझ, कैक्टस। क्यों? उसमें भी नमी बची रहे तो तने मांसल होंगे, और क्या होगा, जड़ें अधिक गहराई तक विकसित होती हैं, जड़ें अधिक गहराई तक, जड़ें अधिक गहराई तक, गहराई तक जा सकती हैं पानी की तलाश में। कई सारी चीजें यहां है ना। तो ये जो ये अनुकूलन का उदाहरण है मरुस्थलों में। किसमें? मरुस्थलों में। ध्यान देना, मरुस्थलों में जो वनस्पतियां हैं, उनको कहते हैं जीरोफाइट्स या मरूदभिद्ध। ध्यान देना, इनको कहते हैं जीरोफाइट्स, याद है ना। इनको वनस्पतियों को क्या कहते हैं? कभी कभी प्रश्न पूछता है मरूदभिद्ध क्या है, मरूदभिद्ध, जीरोफाइट्स, ये सारी चीजें यही। एलोवेरा का उपयोग बताने लगे कुछ लोग, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां आप देखिए, ये सब उसका उदाहरण है। आप देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे, चलते जाएं, ठीक है ना। हाँ, चलते चलेंगे अब साथ साथ। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर आपके ग्लो का सीक्रेट एलोवेरा है ना। हमारे ग्लो का सीक्रेट, अच्छा ग्लो भी है। अच्छा, हम समझ नहीं पाए कि आप, चलिए आज जाएंगे देखेंगे, ठीक। हम आंतरिक, ये आंतरिक ग्लो का राज अगर ग्लो है तो आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक प्रसन्नता, इंटरनल हैप्पीनेस, है ना। दिनचर्या सही रखो, आंतरिक रूप से प्रसन्न रखो, रहो, अपने अपने आप को रखो, ठीक। पानी वानी पीते रहो। खैर चलो, बाकी विज्ञान वाले सर हैं, सब पढ़ाए होंगे उसमें जीवन के लिए क्या। अभी देखो जीरोफाइट्स, आगे बढ़ते रहें, चलते रहेंगे। आगे देखोगे ना, जैसे जल वाले क्षेत्र में, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, देखते रहो। देखो, जैसे जलीय पौधे, इनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद्ध। देखो अनुकूलन है ये, जलीय पौधे, हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद्ध बोलते हैं। अब देखो, जल में अनुकूलित है ये, ठीक है ना। ये क्या है? जल में अनुकूलित, ये जल में अनुकूलित। तुम लोग हमारी तारीफ करना छोड़ो, पहले आराम से पढ़ो। तुम लोग चमकोगे तो हम भी चमकेंगे। हमारी चमक हमारे विद्यार्थियों से है, हमारा जीवन, हमारी चमक सब आपसे है। आप चमकेंगे तो हम भी चमकेंगे। तुम निराश रहोगे, तुम हताश रहोगे तो हमारा भी मन जो है दुखी होगा। तो चलो आओ, इधर आओ। तो ये जो जलीय पौधे हैं हाइड्रोफाइट, समझना बेटा, ये जल में अनुकूलित हैं। ये क्या है? जल में अनुकूलित है। सोचो, आप कहते हैं ना फ्री फ्लोटिंग, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, बॉटनी वगैरह में, फ्री फ्लोटिंग, जो स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं, जहां मिट्टी उट्टी भी नहीं है फिर भी सर्वाइव। वो देखे ना, कौन सा वो सिंघाड़ा उंघाड़ा देखे हो ना, सिंघाड़ा वगैरह देखो, सिंघाड़ा वगैरह देखे हो कि नहीं देखे हो? वो क्या है? वो जल में अनुकूलित है। उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स। सोचो, वहां अनुकूलन है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे देखते जाओगे, जैसे जो लवणीय जल में अनुकूलित है, लवणीय जल वाले पौधे, लवणीय जल वाले पौधे क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। देखना, हेलोफाइट्स, है ना। लवणता, इनको बोलते हैं लवणोदभिद्ध। ये सलाइन वाटर में, ये कहां है? ये सलाइन वाटर में। ये कहां है? सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में सरवाइव कर रहे हैं ये। जैसे आप देखिए, मैंग्रोव वनस्पतियां भी ऐसी हैं, है ना। जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां भी, कौन सी वनस्पतियां? मैंग्रोव वनस्पतियां, ठीक है, ठीक। आप सभी का धन्यवाद। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्यारे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आगे 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 बढ़ो। चलो, तो ये सलाइन वाटर, सलाइन वाटर क्या है? जो लवणता युक्त जल है, जैसे मैंग्रोव वनस्पतियां, उनमें सलाइन वाटर है,
आप देखिए क्या है, उनकी जड़ों में ना काफी साल्ट काफी ज्यादा होता है। जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो वो अधिक लवणता में, उनको हेलोफाइट्स क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। आ रही बात समझ में, हेलोफाइट। आप देखेंगे एक है जैसे एकदम एकदम जो ध्रुवीय क्षेत्रों में है उनको शीतोद्भिद कहते हैं। देखना, अत्यधिक शीत दशा में, समझना, अत्यधिक ठंडी परिस्थितियों में, ठंडी परिस्थितियों में इनको जानते हो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स, है ना, शीतोद्भिद कह सकते हैं। अंग्रेजी याद रखना क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे क्या है, शीतोद्भिद कह सकते हैं, जैसे ध्रुवों पर, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्या बोलेंगे इनको, क्रायोफाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स, ठीक है ना, क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स एक होता है जैसे जो बहुत शुष्क क्षेत्रों में है, अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में इफीमेरल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं, इफीमेरल। समझना, उसको हिंदी में भी इफीमेरल कहेंगे, इफीमेरल प्लांट, इफीमेरल, हिंदी अंग्रेजी दोनों में इफीमेरल। इफीमेरल प्लांट्स, ये जैसे अत्यधिक शुष्क क्षेत्र में, समझना, ये क्या है, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मरुस्थलों में भी, मरुस्थलों में आप देख सकते हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, या मरुस्थलों में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मरुस्थलों में कह सकते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या मरुस्थलों में कह सकते हैं। इफीमेरल क्या होता है, समझना। हाँ, अनुराग एकदम सही, इफीमेरल। इसमें जानते हो क्या होता है, इसमें होता है जैसे क्या है, चूंकि पानी का सीजन कम है, ऐसे क्षेत्रों में है जहां पानी का सीजन कम है, मतलब जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र मान लो जहां बहुत कम वर्षा होती हो, तो ये क्या करते हैं ना, ये उसी पर्टिकुलर सीजन में जैसे ही थोड़ा अनुकूल मौसम आया पानी होने वाला, पहले ये बीज की तरह पड़े रहते हैं मिट्टी में, जैसे अनुकूल आया वैसे तुरंत क्या होगा, तुरंत ये अंकुरण होगा, इनमें जल्दी जल्दी विकास करेंगे, तना वना निकलेगा, फूल उल लेंगे और बीज के रूप में फिर से बीज वगैरह आएगा। फिर जैसे जैसे मौसम जो विपरीत आ जाएगा, है ना, जैसे जैसे मौसम इनके प्रतिकूल हो जाएगा, वैसे फिर से बीज के रूप में ये जमीन में पड़े रहेंगे। क्या कहा मैंने, कहा उनको इफीमेरल कहते हैं। हाँ, जैसलमेर वगैरह राजस्थान वाले क्षेत्र में बहुत है, हिंदी में भी इफीमेरल कहते हैं। तो इफीमेरल का मतलब बहुत कम समय में ग्रो करने वाले, अनुकूल सीजन जैसे मिलेगा वैसे ही ग्रो करेंगे और फिर से प्रतिकूल मौसम आते आते वापस उनकी स्थिति आ जाएगी वैसे। तो ये सब पौधों में अनुकूलन की स्थिति। अब देखो, विषुवतीय क्षेत्र में बड़े बड़े जो पत्ते हैं पौधों पेड़ों के, विषुवतीय क्षेत्रों में पेड़ों के बड़े बड़े, वो क्या अनुकूलन है, बड़े बड़े वृक्ष, वो अनुकूलन है, वो भी क्या एक प्रकार का अनुकूलन है। क्लियर। तो ये पेड़ पौधों में इस प्रकार से, क्योंकि पेड़ पौधे कम पानी है, समझना, पेड़ पौधे क्या करते हैं, लोकोमोशन या गति तो करते नहीं हैं, आप जानते हैं वो भी जीवधारी, लेकिन जीवों की तरह पेड़ पौधों में गति नहीं होती, ये तो पढ़े हो ना बचपन से। तो ऐसा तो नहीं है कि मरुस्थल है, पानी कम वर्षा, तो कहेंगे ना 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 राजस्थान में नहीं रहेंगे हम। सोचो पेड़ पौधे उनमें भी पैर आ जाता, कहते कि नहीं नहीं राजस्थान में नहीं रहेंगे, अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, केरल में जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, उनको वहीं मानव ट्रेवल करके अनुकूलन कर सकता है, पेड़ पौधे वहीं करना है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई। अब वनस्पतियों में क्या अनुकूलन है उसको आइए देखिए। वनस्पतियों में अनुकूलन, चलो सॉरी, जीवों में अनुकूलन, जीव जंतुओं में अनुकूलन। जीव जंतुओं में अनुकूलन, मरुस्थल में
ऊंट देखे हो मरुस्थल में? ऊंट ऊंट मरुस्थल में ऊंट क्या है? अनुकूलन। एक बार पानी पिया, खूब रख लिया पानी, पता लगा स्टोर करके रख लिया, एक बार पानी पिया स्टोर करके रख लिया, आराम से उसके बाद चल रहा। मरुस्थलों में ऊंट का पैर देखे हो? पैर एकदम गद्दे नुमा स्पॉन्जी होता है। चलो बताओ, जल्दी बताओ, मरुस्थलों में ऊंट का जो पैर है वो स्पॉन्जी क्यों होता है? चलो तुम्हारा इंतजार करेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताकि वो मरुस्थल में धसे ना, बालू में धसे ना, वो गद्दे की तरह स्पॉन्जी होता है, धसे ना। ठीक है ना? आई बात समझ? चलो अच्छा हमें बताओ, ऊंट का पैर बड़ा बड़ा क्यों होता है? मरुस्थल में ऊंट का पांव इतना बड़ा बड़ा क्यों होता है? जल्दी बताओ। चलो मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, जल्दी से बताओ, उसका पैर बड़ा बड़ा क्यों होता है? बता पाओगे क्यों बड़ा बड़ा पैर होता है? जल्दी बताओ, ऊंट का पैर इतना बड़ा क्यों है? वो एक अनुकूलन का उदाहरण है। रेगिस्तान में चल सके, चलिए वो तो चलने के लिए वो ठीक है, बड़ा पैर हो, ठीक है, रेगिस्तान में चल सके। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण है, पैर बड़ा क्यों, समझना, ये पैर बड़ा क्यों है? कई लोग इसमें कह रहे हैं ताकि धरातल से थोड़ा दूर रख सके। समझना क्या होता है, समझना, अगर उसका बालू एकदम तपता है, समझ लो, बालू एकदम क्या है, तपता है, ऊंट इतना बड़ा है, अगर उसका शरीर एकदम, पैर छोटा होता और ऊंट का शरीर एकदम धरातल के निकट होता, तो ऊंट का जो तापीय संतुलन, शरीर में उष्मा का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता। ऊंट में शरीर में उष्मा का संतुलन क्या है बेटा, डिस्टर्ब हो जाता। जो तापीय संतुलन शरीर का है ना, वो बहुत समस्या वाला है ना? ठीक है, हाइपोथर्मिया वगैरह तमाम बीमारी सुने, तो जो तापीय संतुलन है बिगड़ जाता। तो वो क्या, इसीलिए शरीर दूर रहता है, उसका पैर लंबा है, शरीर दूर रहता है, ताकि शरीर का उष्मा का संतुलन बना रह पाए। आई बात समझ? अब सोचिए, यही क्या है ना, ऐसे प्रश्न के रूप में भी दिया जा सकता, इसे प्रश्न के, ये क्या है, एक प्रकार से अनुकूलन है। ठीक है ना? तो ये एक प्रकार का क्या है, अनुकूलन है। तो मरुस्थलों में जीव जंतु जैसे, अब आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है ना, जैसे मरुस्थलों में जीव वगैरह है, इसको आप देख सकते हैं। मरुस्थलों में ऊंट के लंबे और लंबे पांव, स्पॉन्जी जो तलवे हैं, उनके जो तलवे हैं स्पॉन्जी, नीचे की तरफ देखिए स्पॉन्जी, या पूरा जो पैर है, ठीक, ये ताकि धंसे न, ये क्या है, शरीर दूर रहे। समझा चुके हैं बार बार, आप हर चीज लिख नहीं पाएंगे, आप देखिएगा, तो दूर रहे पैर, है ना, तमाम इन सारी चीजों में। और पानी, एक बार पानी स्टोर करने की क्षमता, और क्या है, और पानी स्टोर करने की क्षमता, पानी का स्टोरेज, ये सब तो है ही है, ये सारी चीजें उदाहरण है ना। मछलियों में गिल्स की उपस्थिति देख सकते हैं, मछलियों में गिल्स की उपस्थिति, ये भी सब उदाहरण है। मछलियों में गिल्स की उपस्थिति, ठीक, पक्षियों के चोंच की बनावट, ये सब उसी में, पक्षियों में चोंच की बनावट, पक्षियों में चोंच की बनावट। आई बात समझ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में जीवों के शरीर पर जो लंबे लंबे बाल है, ध्यान देना, वो उसमें ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडी से बचने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये सब अनुकूलन है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवों के शरीर पर, जीवों के शरीर पर घने और लंबे बाल,
ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवों के शरीर पर घने और लंबे बाल, वो आदिवासी तेल नहीं लगाते, उनका ये अनुकूलन है ताकि ठंडी से बचाव हो सके, ठंडी से बचाव हो सके। इसीलिए क्या है, शरीर पर घने और भारी बाल, मतलब घने बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, इसको भी ध्यान समझना। तो ये सब क्या उदाहरण है। अब इसमें देखिए क्या है, अनुकूलन में ही बहुत सारी, किस प्रकार से अनुकूलन होता है, ठीक है, कितने प्रकार से अनुकूलन हो सकता है, ध्यान देना, बहुत सारी बातें और बहुत अन्य भी हैं। अब कितने प्रकार से अनुकूलन हो सकता है उसको समझो, ठीक है, कितने प्रकार से अनुकूलन हो सकता है। देखो अभी एक तो अभी आपको बताएंगे, एक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक तो माइग्रेशन है, प्रवास कर सकते हैं, है ना, माइग्रेशन है, प्रवास अनुकूलन हो सकता है प्रवास से। अभी आप देखेंगे ग्रीष्म शीत निष्क्रियता, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, शीत निष्क्रियता। आपको बताते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। एक होता अनुहरण, मिमिक्री, अनुहरण या मिमिक्री। तो माइग्रेशन, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, अनुहरण, इसमें बहुत सारी चीजें आप देखिए, जैसे माइग्रेशन बताते हैं आपको कैसे, उदाहरण बताएं। शीत निष्क्रियता को हाइबरनेशन कहते हैं, ये सब तरीके हैं। हाइबरनेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन कहते हैं, अनुहरण को मिमिक्री कहते हैं, मिमिक्री। अनुहरण को मिमिक्री कहते हैं, मिमिक्री, समझना, ये सब तरीके हैं। हाँ एकदम, शैलजा वर्मा कह रहे हैं सर, ऊंट के जबड़े की जो बनावट है वो भी अनुकूलन का उदाहरण है। एकदम है, क्योंकि झाड़ियां वगैरह, वहां मुलायम घास नहीं है, ऊंट को ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि शरीर बड़ा है, पेट बड़ा है, और वहां मुलायम घासें उसको मिलेंगी नहीं, तो झाड़ियां वगैरह खाता है, कटीली झाड़ियों को खाएगा बेचारा तमाम, तो वहां कांटों को धंसना, कठोर वनस्पतियां रहेंगी, उसके लिए जबड़ा मजबूत नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऊंट के, कोई कह रहा है कि ऊंट के जबड़े का मजबूत होना, जी हां, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, उदाहरण की पढ़ते पढ़ते आप क्लास खत्म हो जाएगी, कई उदाहरण नहीं खत्म होंगे, बहुत उदाहरण है। इसीलिए उदाहरण कुछ ही हैं जिसको आप समझने की जरूरत है, समझते हुए आगे बढ़ते चलिए। क्लियर। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं यहां, ये सब आपका इससे संबंधित है। अब देखिए प्रवास में क्या होगा, चलो जल्दी। साइबेरियन बर्ड जानते हो, जैसे मान लो मैं यहां प्रयागराज से इस समय पढ़ा रहा हूं, स्टूडियो से प्रयागराज की क्लास ले रहा हूं। आप जानते हैं क्या होता है, जैसे अभी धीरे धीरे क्या है, सर्दियां कम हो रही है ना, अभी फरवरी आ गई। अब इस समय, अभी जब सर्दी थी तो तमाम साइबेरियन बर्ड यहां आ जाते थे, जब सर्दी, अभी तो सब वापस चले जाएंगे। सर्दियों में क्या होता है, जैसे जब साइबेरिया वगैरह में, रूस साइबेरिया वगैरह में, हाँ साइबेरियन बर्ड, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, आपको भी बता दें। यहां से जैसे साइबेरियन बर्ड माइग्रेशन, जैसे उदाहरण की बात करेंगे, प्रवास, एक उदाहरण की बात करेंगे जैसे साइबेरियन बर्ड, तो इसमें क्या बताया मैंने कि जैसे जो सर्दियों का जो समय होगा, जब एकदम साइबेरिया में जान लीजिए कि एकदम पूरा खून जमा देने वाली ठंडी होगी, तो वो सब उड़कर, चूंकि वो उड़ सकते हैं, पंख होते तो उड़ जाते रहे, सुने हो ना, पंख होते तो उड़ जाते रहे, पंख, ठीक। आदमी की उड़ान किससे होती है, हौसलों से। पक्षियों की उड़ान किससे होती है, पंखों से, है ना। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है कि वहां से जब क्या करते हैं, वो उड़कर, चूंकि उड़ सकते हैं तो लंबी दूरी तक आ सकते हैं। अगर उड़ने वाले हैं तो लंबी दूरी तक, चलने वाले एक दूरी तक ही जा सकते हैं, उड़ने वाले क्या है, लंबी दूरी तक जा सकते हैं। वो चले आते हैं वहां से इधर दक्षिण एशिया की तरफ, यहां रहेंगे, जैसे थोड़ा सा तापमान यहां बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, फिर से उधर चले जाएंगे। तो ये क्या है, माइग्रेशन का उदाहरण है, माइग्रेशन का उदाहरण है। क्लियर। हाँ, प्रवासी पक्षी जो कहे जाते हैं। आई बात समझ।
ये बहुत महत्वपूर्ण। चलो, जैसे आप शीत निष्क्रियता देखो, हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, है ना। शीत, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, हाँ ये देखो ध्यान समझना, हाँ छिपकली में शीत निष्क्रियता, ठंडियों में पता लगा विलुप्त हो जाना, चमगादड़ हो गया, ये तमाम सारे इसमें आप देखेंगे ना, जैसे चमगादड़, इसमें आप समझिए शीत निष्क्रियता मतलब शीतकाल में, शीतकाल में निष्क्रिय, शीतकाल में सुसुप्त कह लीजिए, सुसुप्त हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, ये सुसुप्त हो जाएंगे। शीतकाल में क्या होगा, सुसुप्त हो जाएंगे। जैसे आप देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवी भालू हो गया, उसके अलावा चमगादड़ हो गया, चमगादड़ हो गया। इधर देखिए तमाम जो चमगादड़, आपका अभी बातचीत कर रहे थे हम लोग, जो इसकी छिपकली की बात कर लीजिए, छिपकली की बात कर लीजिए, तो ये सब क्या है, शीत निष्क्रियता। तमाम सब सर्प वगैरह में, सरीसृप, हाँ रेप्टाइल से बोले जाते हैं, रेप्टाइल से बोले जाते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ। सरीसृप बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, किसको, रेप्टाइल्स, शीत निष्क्रियता। तो तमाम ये शीतकाल में सुसुप्त हो जाते हैं, फिर से जैसे अनुकूल दशा आती है, जैसे अनुकूल दशा आती है फिर से वापस निकलते हैं वो, है ना। तो इसमें आप देखिए बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया चमगादड़, छिपकली, चमगादड़, छिपकली, ठीक। इसके अलावा आप देखिए जैसे रेप्टाइल्स, यानी जीव, रेप्टाइल्स बोलेंगे, रेप्टाइल्स जीव, जैसे सर्प, रेप्टाइल्स, ठीक, इत्यादि। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे ध्रुवी भालू, वो सब भी है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे ध्रुवी भालू, वो भी सब है। शीत निष्क्रियता, है ना, शीत निष्क्रियता। ऐसे एक होता ग्रीष्म निष्क्रियता, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक। गर्मियों में सुसुप्त, गर्मी में सुसुप्त, जो अत्यधिक गर्मी है उसमें सुसुप्त हो जाएंगे, एकदम सुस्त हो जाएंगे, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम कम हो जाएगी, ठीक है ना, आई बात समझ, क्लियर। तो इसमें यहां आप देखिए तमाम ये सारी चीजें, जैसे ये गर्मी में घोंघा, जानते हो घोंघा, स्नेल्स जो है, घोंघा देखना, घोंघा, मेढक, घोंघा, मेढा, ये देखो देखो सब, यही घोंघा हो गया, मेढक हो गया, केचुआ, ये सब देखो। तो घोंघा हो गया, मेढक हो गया, केचुआ, तमाम गर्मी, इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं, इसको ग्रीष्म निष्क्रियता बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ठीक। तो ये चीजें जो है एस्टिवेशन, अत्यधिक गर्मियों में सुसुप्ति, ये क्या, अनुकूलन, फिर से जैसे अनुकूल स्थिति आई, अनुकूल जो स्थिति आई, फिर से ये सक्रिय हो जाते हैं, अनुकूल स्थितियों में फिर से क्या है, सक्रियता इसमें आ जाती है, इसको आपको ध्यान से समझना, अनुकूल स्थितियों में फिर से क्या है, सक्रियता आ जाती है, क्लियर है, इतनी बातें सब समझ रहे हैं, ये चीजें हैं। एक है अनुहरण, हमने बताया अभी, मिमिक्री, अनुहरण में कई सब चीजें हैं, ठीक है। अनुहरण में जैसे नकल करना, अनुहरण का मतलब क्या है, स्पेशली नकल करना, कैसी नकल करना, उनको एग्जाम नहीं पास करना है। जैसे मान लो गिरगिट अपना रंग बदलता है, गिरगिट का रंग बदलना, कमजोर कोई
जो सर्प है अपने से मजबूत, जैसे कोई पानी वाला जो सर्प है वो कोबरा की नकल कर रहा है अपने बचाव के लिए, देखते हो ना, जैसे पता लगा कोबरा कोबरा खड़ा हो जाए तो पता लगा हालत खराब हो जाए। कोबरा क्या है, जो फुंकार मारता है वो किसके लिए, वो डराने के लिए। अब वो तो जहरीला है, लेकिन सभी सांप जहरीले नहीं है, सभी जो सर्प हैं वो जहरीले नहीं है, लेकिन नकल सब उतारते हैं। देखिए, अब उस चक्कर में मत चेक करने चले जाना कौन जहरीला है कौन नहीं, है ना, पता लगा डस वस लिया तो सारा जहर उतार देगा। तो कुल मिलाकर हाँ, फेवरेबल कंडीशन में फिर से एक्टिव हो जाते हैं भाई, एकदम एकदम एकदम। हाँ, तो एकदम नकल करना, मिमिक्री का मतलब देखो एक प्रकार से ये भी, जैसे क्या होता समझना, मैंने क्या बताया, ये अनुकूलन का उदाहरण है। अब जैसे पानी वाला सर्प है, उस जहरीला नहीं है, लेकिन जब वो खड़ा हो जाएगा कोबरा की तरह तो तुम डर के भाग जाओगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उसके पास जाने को, क्योंकि हर व्यक्ति को सांप की पहचान थोड़ी है कि विषधर है कि विषहीन है। तो एक प्रकार का क्या है, वो अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए, सुरक्षा के लिए इस प्रकार की चीजें करता है। गिरगिट का रंग बदलना, अपने दुश्मन से छुप जाए, समझना, गिरगिट क्या है, रंग बदलता, अपने दुश्मन से छुप जाए, बच जाए। और एक चीज और है, गिरगिट कई बार रंग बदल के शिकार भी कर लेता है, जैसे रंग बदल लिया, अब गिरगिट का जो भोजन है, छोटे छोटे जीव वो देख नहीं पाए उसको, तो भोजन भी कर लेता है। ये भी क्या है, एक प्रकार से सर्वाइवल के लिए, ये भी एक अनुकूलन का उदाहरण है। हाँ, जान बचाने के लिए नकल हो, भोजन करने के लिए नकल हो, ठीक है ना, आवाज निकाल के अलग प्रकार की, एक जीव, कई ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों की आवाज निकालते हैं, है ना, अपने बचाव के लिए। हाँ, अपने शत्रु से बचाव के लिए, अपने शत्रु से बचाव के लिए, अपने शिकार करने के लिए, खुद के शिकार, किसी को पास बुला लिया, अलग आवाज करके, पता लगा बेचारा कोई आया फंस गया, है ना। यहां कई लोग, बहुत सारे लोग, देखिए अब ऑनलाइन जो माध्यम है उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखिए, पता लगा नर नारी है कि नारी नर है, कुछ पता ही नहीं चलता। उसमें बहुत सारे ऐसे नर हैं जो नारी बन के बात करते, है ना। कई सारे नर हैं, पुरुष हैं, जो पता लगा महिला के नाम से अपना आईडी बनाए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को अपने प्रलोभन में बांधे हुए हैं। तो बहुत, वो भी उनका सर्वाइवल है, पता लगा पैसा कौड़ी मिल रहा, काम चल रहा उसी से। तो एक प्रकार से ये कला है ना, ये आवाज बदल कर किसी दूसरे की आवाज, ये भी एक प्रकार का क्या, अनुकूलन का उदाहरण है ना। देखिए सब कितने मस्त हैं, हंस रहे हैं सब, आई बात समझ में। तो ये मिमिक्री जो है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ये नकल करना, इसमें कई प्रकार का आ जाएगा। इसमें मैंने क्या कहा अभी आपको, अभी इसमें आपको बता दिया, गिरगिट का रंग बदलना, गिरगिट का रंग बदलना, गिरगिट का रंग बदलना, ठीक, विषहीन सर्प द्वारा विषैले सर्पों की नकल करना, विषैले सर्पों की नकल करना, विषैले सर्प की नकल करना, ठीक, आवाज, एक जीव द्वारा किसी अन्य जीव की आवाज निकालना, आवाज निकालना, ठीक है, क्लियर, इतनी बातें क्लियर। ये सब क्या है, उदाहरण है। ये किसका अनुहरण जो है, हमने कहा किसका उदाहरण है, ये सब एक प्रकार से अनुकूलन का उदाहरण। तो अनुकूलन के कई तरीके हो सकते हैं। आप माइग्रेशन करके अनुकूलित हो सकते हैं,
विषम परिस्थिति में चले जाइए, फिर वापस चले आइए, जैसे साइबेरियन बर्ड आपने देखा। हाइबरनेशन शीत दशा में, है ना। ध्यान देना, ये अमूमन जो है ना, ये हाइबरनेशन वाले अधिकतर जो आप देख रहे हैं शीतकाल में, अधिकतर इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड जीव कहा जाता है। अधिकतर इनको उल्टा होता है, अधिकतर इनको वार्म ब्लडेड कहा जाता है। और सामान्य तौर पर अपवाद हो सकता है, कुछ अपवाद, लेकिन सामान्यतः हाइबरनेशन वाले को सामान्यतः इसको वार्म ब्लडेड जीव कहते हैं। और ये जो ग्रीष्म निष्क्रियता वाले हैं, सामान्यतः इनको कोल्ड ब्लडेड जीव कहते हैं ना। कुछ अपवाद बाकी हैं दोनों में, बाकी ये एक बात है कि ये वार्म ब्लडेड है हाइबरनेशन वाले, और ये एस्टिवेशन वाले कोल्ड ब्लडेड सामान्यतः। अब आ जाइए, हम लोग जैविक अंतर संबंध की बात करेंगे, बायोटिक इंटरेक्शन। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बायोटिक इंटरेक्शन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एक और बायोटिक इंटरेक्शन। अगर वो खत्म हो जाएगा तब आगे अनुक्रमण पर आएंगे, नहीं तो वहीं तक रहेंगे। तो आगे चला जाए, चलिए बहुत हो गया अनुकूलन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत चर्चा हो गई, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अब जैविक। ये भी बहुत आपको आनंद आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा इससे। जैविक अंतर संबंध, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैविक अंतर संबंध। बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन समझना, ठीक। चलो कुछ लोग कुछ लोग कह रहे हैं ससुराल की विषम परिस्थितियों से मायके वापस आना, ये भी अनुकूलन का उदाहरण है। जी हाँ, विषम परिस्थिति में आ जाइए, उसके बाद वापस फिर जब मामला नॉर्मल हो जाए फिर चले जाइए। अरे यार तुम लोग तो बहुत व्यवहारिक ज्ञान हो गया आप लोगों को ना, आप लोगों को बहुत व्यवहारिक ज्ञान है। चलिए ये ज्ञान आपके जीवन में काम आए, इसका सदुपयोग आप कर पाए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो जैविक अंतर संबंध जो बायोटिक इंटरेक्शन है, बायोटिक जो इंटरेक्शन है, जैविक अंतर संबंध जो है, दो घटकों के बीच, दो जीवों के बीच जब संबंध होता है तो कितने प्रकार का यह संबंध हो सकता है ना। ये दो जीवों के बीच, जब दो घटकों के बीच संबंध होगा तो कितने प्रकार का यह हो सकता है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, किस प्रकार का होगा। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, किस प्रकार का संबंध होगा, यह बहुत जरूरी। तो उसी को जैविक अंतर संबंध में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, आइए समझिए, देखिए दो घटकों के बीच का संबंध, दो घटकों या दो जीवों या घटकों के बीच का आपसी संबंध, सामान्य भाषा में लीजिए के बीच का आपसी संबंध, है ना। अब देखिए कितने प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है उसको आप देखिए, देखिएगा एक एक करके। देखिए जैसे आप देखते हैं, कहते हैं सहजीवी संबंध। एक आप क्या कहते हैं, सहोपकारिता या सहभोजिता, ये सहभोजिता, कमेंसलिज्म। सहजीवी संबंध, सहभोजिता। एक है, इसको आप कहें परजीविता। परजीविता। एक है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। अब वैसे तो उदासीनता भी है, लेकिन मुख्यतः यही सब है। उदासीनता भी एक प्रकार का संबंध है, उदासीनता। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
सिम्बायोटिक रिलेशन, सहभोजिता, कमेंसलिज्म, इसी में ना असहभोजिता, एक और कह सकते हैं असहभोजिता। ये भी समझा देंगे आपको, ठीक। कमेंसलिज्म, असहभोजिता, ठीक है। एक कमेंसलिज्म है, सहभोजिता एक असहभोजिता, ठीक। अमेंसलिज्म, ए कमेंसलिज्म भी इसको आप बोल सकते। परजीविता, ये अमेंसलिज्म है, ये अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म बताते हैं आपको। परजीविता, पैरासिटिज्म, परजीविता, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, न्यूट्रलिज्म या जिसको आप उदासीनता बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रलिज्म। तो कई प्रकार के संबंध होते, ठीक है ना। इसमें शब्द बहुत अच्छे हैं, जैसे सहभोजिता, असहभोजिता। जी हाँ, बहुत पहली बार सुने, अभी बहुत सारी चीजें सुनोगे, एक एक करके देखोगे, सुनोगे, समझोगे, देखोगे। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें होती। जैसे सहजीवी संबंध, अब पॉजिटिव है कि निगेटिव उसको भी देखेंगे, पॉजिटिव है कि निगेटिव उसको भी देखेंगे। ध्यान देना, पॉजिटिव है कि निगेटिव उसको भी देखेंगे, है ना। पॉजिटिव है कि निगेटिव उसको भी देखेंगे। अब जैसे मान लो सहजीविता का संबंध, नोट कर लिया, आगे बढ़े, बढ़ते चलेंगे। जैसे सहजीविता का संबंध देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीविता। अब मान लो दो घटक होंगे, एक घटक ए और एक घटक बी, परस्पर संबंध इनमें है, ये भी लाभान्वित है, ये भी, यही सहजीविता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या है? ये सकारात्मक संबंध, सकारात्मक संबंध, दोनों घटकों को लाभ, बताओ बढ़िया है कि नहीं? दोनों घटकों को लाभ है, ये दोनों घटकों को लाभ है, ध्यान देना, दोनों घटकों को लाभ है, पॉजिटिव। जी हाँ, एकदम पॉजिटिव संबंध है ये, दोनों घटकों का को लाभ। अब ऐसे आप उदाहरण, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत सही। जैसे आप देखिए लाइकेन में एल्गी और फंगाई का जो सम्मिलन है, ठीक है ना। जैसे लाइकेन जानते हो, लाइकेन, एल्गी और फंजाई, वो दोनों, लाइकेन में एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक, है ना। एग्जाम्पल बहुत सारे, एग्जाम्पल से भी प्रश्न पूछता है बहुत ज्यादा। दोनों को लाभ, जैसे लाइकेन, जैसे क्या है लाइकेन, इसमें क्या है? शैवाल और कवक, दोनों एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। जैसे राइजोबियम, दलहनी फसल और राइजोबियम बैक्टीरिया, देखिए जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, दलहनी फसलों में, ध्यान देना, राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें हैं, राइजोबियम, ठीक। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा में फिक्स करता है, और उससे क्या है? पौधों को भी लाभ होगा, और ये पौधों की जड़ों से न्यूट्रिशन भी ले लेगा, पौधों को भी लाभ होगा, और ये पौधों की जड़ों से ये राइजोबियम बैक्टीरिया न्यूट्रिशन भी लेता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया याद है ना, क्या बताया मैंने? ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा में फिक्स करेगा, तो पौधों को भी नाइट्रोजन यानी पोषक तत्व मिलेगा, और ये पौधों की जड़ों में रहेगा, ये राइजोबियम बैक्टीरिया,
उनकी जड़ों में रहता है, ये अपना भी न्यूट्रिशन वहां से लेता है। आई बात समझना, दोनों को लाभ होगा एक दूसरे से, ठीक है ना। चलिए, बहुत जैसे एक और समझना, जैसे किसी कोई वो चल रहा है, कोई जानवर, जैसे कोई मान लीजिए गाय भैंस है, गाय भैंस को किलनी लगी है, वो तो परजीविता का होगा, ध्यान देना, थोड़ा समझना। गाय भैंस को किलनी लगी, इंसेक्ट लगा है, वो परजीवी है, खून चूस रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई कौवा आया बैठ गया इसके शरीर पर, उस जानवर के शरीर पर, और किलनी को निकाल के खा लिया, तो कौवे को भी भोजन मिल गया और वो जीव जो है उसकी किलनी या इंसेक्ट बाहर चला गया, उसका इंसेक्ट बाहर चला गया, तो उसको भी लाभ होगा क्योंकि उसका खून चूस रहा था। आ रही बात समझ में कि नहीं? ठीक, आई बात समझ? तो वो भी क्या है, दोनों को लाभ होना चाहिए, दोनों को लाभ होना चाहिए। वो एक प्रकार का कैसा संबंध है, बहुत सारे ऐसे संबंध, सकारात्मक संबंध है। देखिए आइए, दोनों सहभोजिता मैंने कहा, एक कमेंसलिज्म, जैसे इसमें देखिए दो हैं, एक ए और एक बी, एक का लाभ हो, समझना, एक का लाभ हो और दूसरा अप्रभावित हो, समझना, एक का लाभ हो दूसरा अप्रभावित हो, समझना ध्यान से। इसमें जैसे दो घटक है, समझना, ए और बी। मान लीजिए इसने किया, इसका तो लाभ हो रहा है और इसमें इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं, इस पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं, न सकारात्मक न नकारात्मक। समझना, बताओ ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है, जल्दी बताओ। सहभोजिता में दो घटकों के बीच संबंध बना, इसमें एक घटक का तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे लाइकेन में एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हैं। लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगस का मिक्सचर होता है, गौरव, है ना। और लाइकेन एल्गी और फंगस का मिक्सचर होता है, वो दोनों एक दूसरे से, एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं बेटा। चलो, ये भी सकारात्मक है, समझना, हाँ ये भी सकारात्मक, ये संबंध क्या है, ये भी सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध, क्योंकि एक का लाभ हो रहा है, दूसरे को कोई घाटा नहीं हो रहा है। जब तक दूसरे को घाटा ना हो तब तक ये नकारात्मक नहीं होगा। आई बात समझ? इसको देखो, इसमें जानते हो क्या है ये, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप इसमें देखेंगे, एक जैसे शार्क फिश, ठीक, शार्क फिश, और एक होता शकर फिश। शकर मतलब चूसक मछली है, समझना इसको। जैसे शार्क होती है ना, शार्क क्या करती है, अपना चलती है, बड़े आकार की है, शार्क चलती रहती है। शार्क क्या करती है, शार्क से अगले हिस्से में, शार्क जो मछली है उसके अगले हिस्से में एक शकर फिश लगी हुई है ना, वो मुफ्त में ट्रेवल कर रही है, उसके अगले हिस्से में लगी है, मुफ्त में ट्रेवल कर रही है, क्लियर। और मुफ्त में ट्रेवल करते करते क्या होगा, जो भोजन छोड़ रहा है, जो भोजन क्या है, जो भोजन वो शार्क छोड़ रहा है, ध्यान देना, जो शार्क जो भोजन छोड़ रहा है, जो बचा खुचा, उसका भोजन का भी उपयोग कर ले रही है। तो ये भी एक प्रकार का, शकर फिश को भोजन भी मिल जा रहा है और फ्री में टहल भी रही है, शार्क मछली से लगी हुई है, इसमें शार्क का कोई नुकसान नहीं है। आई बात समझ? ये एक और उदाहरण आप कह सकते हैं, एक और उदाहरण है, कई उदाहरण है, जैसे अधिपादप, एपीफाइट्स का जो उदाहरण है, समझना, जैसे पेड़ के ऊपर पेड़, आपने विषुवतीय जलवायु में देखा था, विषुवतीय जलवायु में, भूगोल में विषुवतीय जलवायु में देखा था, वही बायोम है, जैसे विषुवतीय वर्षा वन बायोम, पेड़ के ऊपर पेड़, तो एक पेड़ के ऊपर दूसरा जो पेड़ है, उस पेड़ को न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, पहले पेड़ का कोई नुकसान नहीं है। जैसे एक पेड़ है ना, उसमें कई शाखाएं निकली हैं, बीच में गैप है, वहां तमाम मटेरियल
ह्यूमस सड़ा गला धीरे 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 इकट्ठा होता रहता है ना। गांवों में देखे होगे ना कहीं पीपल उपल पे नीम का एक प्रकार से पेड़ इस प्रकार से। तो जैसे मान लो कि एक प्रकार से कोई ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर कुछ हो और वहां से चीजें मिलती रहती हैं, तो इसमें मुख्य जो वृक्ष है उसका प्लांट है उसका कोई नुकसान नहीं, उसका कोई कहीं नुकसान नहीं है। आ रही बात समझ में? तो एपीफाइट्स का जो उदाहरण है, एपीफाइट्स का जो उदाहरण है वो भी क्या है, एक प्रकार से एक का लाभ है, जो पेड़ है उसके ऊपर उसका तो लाभ है, जिस पर है उसका भी कोई नुकसान नहीं, जिस पे है उसका भी कोई नुकसान नहीं। ये क्या है, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है ना, ये सकारात्मक है। एक है असहभोजिता। चलिए, असहभोजिता, जिसको मैंने अभी बताया अमेंसलिज्म, कम पढ़ते होंगे लेकिन यह भी एक प्रकार का संबंध। अमेंसलिज्म क्या होगा, जैसे दो घटक हैं ए और बी, समझना, एक का नुकसान होता है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं, लेकिन एक का नुकसान हो जाता है। एक का नुकसान होता है दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं। ये नकारात्मक संबंध है, ध्यान देना, ये नकारात्मक संबंध एक प्रकार का। इसका जस्ट उल्टा, सहभोजिता में एक का फायदा हुआ दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उदाहरण बताया, इसीलिए सकारात्मक है। असहभोजिता में दोनों घटकों में एक का नुकसान हुआ दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन एक का नुकसान हुआ, यह नकारात्मक है। ऐसा संबंध क्या होगा, नकारात्मक होगा। अकारण मारा गया, ऐसा संबंध क्या होगा, नकारात्मक संबंध होगा ऐसा, ठीक है ना। कई बार आप देखते हैं, जैसे मान लो किसी, समझना बहुत छोटा सा समझना, कई बार देखते हो ना, जैसे मान लो कोई गाय है, कोई जानवर है, कोई वो चराई कर रहा है, अब उसका काम है चराई करना। अब उसमें वहीं पता लगा एक कोई बगल में कोई सर्प वर्प भी है, और उस, या कोई कह लो जो कोई भी जानवर है, और उसी झाड़ी में जहां वो चराई कर रहा है जानवर, मान लो कोई छिपा हुआ है, कोई इंसेक्ट वगैरह। अब जानवर जो चराई कर रहा है उस डिलिबरेटली वो चाहता नहीं है कि वो जानवर वो निकल कर बाहर भागे, है ना। क्या कह रहे हैं हम, जैसे मान लो कि कोई घास चर रहा है कोई जानवर, वहीं कुछ छिपा हो, कोई कीट इंसेक्ट छिपा हो, बगल में कोई और जानवर हो जो उस कीट को खाने वाला हो। अब क्या हुआ कि इस गाय वगैरह के चलने से, या जानवर उसमें हो सकता है उसके खुर से लगा निकल के भागा हो, या जो भी है चराई कर रहा है उससे निकल के भागा, उस चक्कर में दूसरा उसको पकड़कर भोजन कर लिया। एक का लाभ हो गया जिसने उसको खाया, जानवर पर कोई प्रभाव, जो जानवर था जो चराई कर रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसे समझना। लेकिन वो डिलिबरेटली चाहता नहीं था, कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। यानी ऐसी दशा है एक कि एक के चक्कर में दूसरा चला जाए लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव ना हो, और एक का ठीक जीवन लीला समझ में आ जाए, खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं अमेंसलिज्म, है ना। यहां एक संबंध और जो है, आगे पीछे अभी आपको जो बताया था, एक संबंध और जो है महत्वपूर्ण है, अभी याद आया, अभी आगे देखेंगे। एक परभक्षण भी है, प्रिडेशन बोलते हैं, परभक्षण, आगे अभी बताएंगे आपको। परभक्षण, प्रिडेशन भी है, परभक्षण बताते हैं आपको। तो असहभोजिता, असहभोजिता आगे आप देखेंगे। परजीविता बड़ा खतरनाक संबंध है, परजीवी संबंध, बहुत उदाहरण होगा इसका, आप जानते हैं। दो घटक हैं, है ना, दो घटक हैं, एक को लाभ हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है, चाहे जिसको कहो इसको चाहे इसको, एक को लाभ एक को नुकसान। एक का लाभ दूसरे को नुकसान। परजीवी आप जानते हैं ना, कहते हैं अरे पैरासाइट पाल रखा है, पैरासिटिज्म, जी हाँ पैरासिटिज्म कहते हैं उसी को, पैरासिटिज्म, अंग्रेजी लिख दिया है पहले ही पीछे। इसमें क्या है, नकारात्मक, एक को लाभ दूसरे को नुकसान, ये क्या है, नकारात्मक संबंध,
ठीक है, जैसे कोई जानवर और कीट, कोई जानवर और उस पर लगा कोई कीट है, कीट जैसे किलनी वगैरह इंसेक्ट है, जानवर का रक्त चूस रहा है ना, जानवर का रक्त चूस रहा है। हमारे शरीर में हमारे तमाम जैसे आंतों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो खतरनाक है ना, तो ऐसा कि जो एक किलनी वगैरह देखिए बहुत बढ़िया, जो जू होता है, जू हो गया, किलनी हो गया, जोक हो गया, ये तमाम ऐसे हानिकारक जो पता लगा कि लायन और गोट वो परभक्षण में आएगा, अभी रुके रहो, लायन और गोट वो परभक्षण में आएगा, बताते हैं अभी, वो अलग है। तो ये एक जानवर जो है उस पर कुछ कीट वगैरह लगे हैं, वो उससे खून चूस रहे हैं, तो उसका नुकसान कर रहे हैं। जीवन में भी बहुत सारे पैरासाइट आपने पाल रखे होंगे, बड़ा नुकसान होता होगा। तो ये सब परजीवी संबंध है ना। इसमें आप देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे, ये सारे नकारात्मक, जैसे परभक्षण देखिए, चलिए यही बता देते हैं परभक्षण क्या है। ये जो प्रिडेशन है इसमें देखिए, अभी कोई जो बता रहा था परभक्षण में होगा, जैसे ए और बी दो हैं, इसमें क्या होगा, एक को लाभ होगा और दूसरे का जीवन, एक को लाभ है दूसरे का जीवन खत्म, एक को लाभ दूसरे के जीवन पर संकट। जैसे शेर द्वारा हिरण का शिकार, अब शेर का तो भोजन है ये, हिरण का पता लगा जीवन लीला खत्म हो गई, यानी एक दूसरे के भोजन, एक जो है वो दूसरे का भोजन कर रहा है, एक का जीवन। शेर क्या खाएगा, घास खाएगा, शेर क्या खाएगा, घास खाएगा, ये बताइए, शेर घास नहीं खाएगा ना, तो एक का जीवन दूसरे पर आधारित है, एक का जीवन दूसरे, तो एक का जीवन लीला एक की खत्म हो गई। चलिए खैर समय समाप्त हो गया है चूंकि, और यहां देखिए इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा में दोनों का नुकसान होता है, जो कल बचा है थोड़ा सा उसको हम रिपीट कर देंगे। प्रतिस्पर्धा में दोनों का नुकसान होता है, ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, और निष्क्रियता में दोनों निष्क्रिय रहते हैं, दोनों निष्क्रिय रहते हैं। तो जो बचा है, बाकी तो बता ही दिया है, उसको कल आपको इसको बताकर समझाकर फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहां से कल जो टॉपिक आगे हम लोग देखेंगे उसमें अनुक्रमण बचा हुआ, अनुक्रमण सक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से प्रश्न आता है, वहां उसको देखेंगे। उसके अलावा फिर पारितंत्र के जो फंक्शंस हैं, है ना, पारितंत्र की विशेषता, पोषण स्तर, ये सब आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज की क्लास में बहुत मजा आ गया, ऐसे मजा आता रहेगा, लेकिन पहले पढ़ो तब मजा। इन्वायरमेंट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आगे अब इसमें अगर बात करें हम लोग समरी की, तो समरी तो आप देख ही रहे हैं, समराइज करें तो अब समराइज में टॉपिक जो भी है आपका अभी तक, इसमें आपने जैसे देखा पर्यावास, ठीक है ना, इनके टाइप्स भी आपने देख लिए, इनके टाइप्स, उदाहरण, उन सबको भी देख लिया आपने। निकेत क्या है, निकेत, इसी को पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं, मैंने आपको समझाया अभी, इसी को पारिस्थितिकी कर्मता भी कहते हैं, इसी को, इसको भी आपको समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अनुकूलन, उदाहरण सहित आपने जीव जंतु वनस्पतियों में अनुकूलन देखा, और फिर आप जैविक अंतर संबंध आपने देखा। ठीक है, ये भी आपने उदाहरण सहित आपने जैविक अंतर संबंधों को भी क्या है देखा। तो इस प्रकार से आज की क्लास ये वाली समाप्त हो रही है, कल फिर आगे बढ़ेंगे। अब कल संडे है, चलो संडे है तो फिर कल का मतलब कल, फिर मंडे को देख लेंगे, ठीक है ना। तो मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे, भूगोल की भी अच्छे से करते रहिए, ये भी करते रहिए, दोनों से मिलाकर आप 150 में कम से कम 35 प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा।
है ना। 35 प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझो, दोनों को जहां जोड़ना हो जोड़ो। जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस क्लास का आप कर पाएंगे, आप देखेंगे इतने कम समय में इस बैच से आपका कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, हैव ए नाइस डे। कल संडे एंजॉय करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।